बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, आपको आज टॉपिक थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। हमने लिख रखा है CGL टियर फर्स्ट 2021 क्वेश्चंस मीन्स डैट। दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि पिछले 6 से 7 महीने से जैसे ही हम अर्थमेटिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे और रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, उसमें से टॉपिक वाइज हमारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं और उसमें क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आए हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए और आप सबके लिए कि हमारे छोटे से चैनल में जो हमने मैथमेटिक्स में सीखा, अर्थमेटिक में सीखा, उसमें हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन उसमें प्रॉपर तरीके से आए हैं। रही बात एडवांस मैथमेटिक्स की, तो एडवांस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत ही प्यारे थे, लेकिन उसमें क्या है कि अभी हमने यह चीज़ें पढ़ी नहीं है, इसमें मतलब चैनल में पढ़ी नहीं है, क्लासेस ली नहीं है, तो इस वजह से मैं उसके क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ। अर्थमेटिक के प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आपके सामने होंगे, ठीक है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन कहता है, और रही बात एवरेज की, तो एवरेज जो चैप्टर है हमारा वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है और आगे आने वाले टाइम में जो एवरेज के आगे जो चैप्टर आता है वो हमारा अगली क्लास में पार्टनरशिप होगा, मीन्स डैट साझेदारी होगा। साझेदारी आप जानते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस उसके होते हैं, ठीक है। छोटा चैप्टर होता है, वह एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो आज यह प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है आपके सामने कि एक राशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन के 4/9 के बराबर है यदि दर का प्रतिशत और समय दोनों संख्यात्मक रूप से समान हो तो उनका मान होगा। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको देखते ही इसका आंसर आ जाना चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन साइड में लगा हुआ है, आपको मैं 20 सेकंड का वक्त देता हूं, आप क्वेश्चन को करिए, ठीक है। तो देखिए, एक राशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन के, एक राशि पर साधारण ब्याज, भाई इसमें, और हाँ थोड़ी सी हम अपनी स्पीड को स्लो करेंगे। आपको पता है 10 सेकंड का सवाल है, थोड़ी सी स्पीड को स्लो रखेंगे जो चीज़ें उन लोगों को भी समझ में आ जाए जो पहली बार इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है। साधारण ब्याज इसमें दे रखा है भाई। साधारण ब्याज का हमने सिंपल इंटरेस्ट लिया था, क्वेश्चन क्या था, ठीक है। और मूलधन का प्रिंसिपल हमने माना था 9, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आती है, प्रिंसिपल 9 और सिंपल इंटरेस्ट हमने 4 मान लिया। इसमें दे रखा है, ठीक है। यदि दर का प्रतिशत हम मान लेते हैं, भाई रेट जो है, रेट हमारी वैसे तो परसेंटेज में होती है, इसमें दी नहीं रखी, x मान लेते हैं, और टाइम भी इसमें x है। कैसे भाई, क्वेश्चन में कहा है कि यदि दर का प्रतिशत और समय दोनों संख्यात्मक रूप से समान हो तो उनका मान होगा, ठीक है। लगा देते हैं फॉर्मूला, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे। भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × R × T बट्टे के 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बताएंगे 4 है, P की वैल्यू बताएंगे 9 है, रेट कितनी दे रखी है x, टाइम कितना दे रखा है x हमारी तरफ से, और 100 मीन्स डैट अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा कितना, 400 बट्टे के 9 और इधर हो जाएगा x²। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 20 बट्टे के 3, क्योंकि भाई 20 का ही तो स्क्वायर होता है 400, 20 20 400, 3 3 9, तो x बराबर 20 बटे 3 और इसको नॉर्मल वैल्यू में लिखेंगे, 3 छिक्के 18, 6 सही 2 बटे 3। आंसर हमारे सामने होगा। क्या पूछा है, तो उनका मान होगा। तो रेट भी 6 सही 2 बटे 3 है और टाइम भी 6 सही 2 बटे 3 है। आंसर पहला नंबर आपका प्रॉपर तरीके से सही होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बेहतरीन क्वेश्चन आया है, और आप ये ज़रूर बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे या नहीं किए थे, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन हैं जो कि आज मैं लेकर आया हूँ और ये एक सेट के उठाए हैं हमने, ठीक है। तो थोड़ी छोटी क्लास होगी। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे करेंगे अगले क्वेश्चन को। आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद और अंकुर 20 मीटर प्रति सेकंड और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। 1000 मीटर की दौड़ में कौन जीतेगा और जब विजेता दौड़ पूरी करेगा
तो हारने वाले के द्वारा तय की गई दूरी होगी। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा इसमें। भाई अंकुर 500 मीटर, अंकुर 250 मीटर, आनंद 750 मीटर, आनंद 250 मीटर, 250 किलोमीटर। ठीक है, तो करेंगे भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा आनंद और अंकुर हैं। भाई मैं अब नॉर्मल आपके सामने लिख लेता हूँ। आनंद को हम एन लिख लेते हैं और अंकुर को हम ए के लिख लेते हैं, ए के। ठीक है, अंकुर है ना। आनंद 20 मीटर प्रति सेकंड, आनंद 20 मीटर प्रति सेकंड और अंकुर 18 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे हैं। 1000 मीटर की दौड़ में कौन जीतेगा? 1000 मीटर की दौड़ में कौन जीतेगा? भाई अब आप मुझे बताइए, एक दौड़ है जिसमें वह 1000 मीटर की दौड़ में दोनों चल रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि भाई अगर आनंद की बात करूं मैं, अगर आनंद की बात करूं तो वह 1000 मीटर की दौड़ को कितनी देर में तय करेगा? तो आप कहेंगे सर समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे के चाल। और दूरी कितनी है हमारी? दूरी है हमारी 1000 और चाल इसमें दे रखी है आनंद की 20 मीटर प्रति सेकंड। कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। हम यह कह सकते हैं कि जो आनंद के द्वारा वह दूरी या वह दौड़ खत्म हो रही है वह 50 सेकंड में दौड़ खत्म हो रही है। ये चीज़ तो सामने आती है प्रॉपर तरीके से। आनंद जो है वो थोड़ा सा अच्छा भाग रहा है और 1000 मीटर की दौड़ को 50 सेकंड में पूरी कर रहा है। लेकिन अंकुर की बात करते हैं। अंकुर हमारा यार 1000 मीटर की दौड़ को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को बदलना चाहूँ मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुणा करते हैं। 5 नीचे रह जाएगा, 18 ऊपर चले जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। 18 से हम 18 काट सकते हैं तो अंकुर जो है वह 200 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ को पूरी करता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती। आनंद जो है 1000 मीटर दौड़ को 50 सेकंड में पूरी कर देता है। अंकुर है 200 सेकंड में पूरी करता है। तो आप मुझे ये बताइए कि 1000 मीटर की दौड़ को में कौन जीता होगा? तो जो 50 सेकंड वाला होगा वही जीता होगा प्रॉपर तरीके से। तो आनंद हमारा जीता। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। विजेता दौड़ पूरी करेगा तो हारने वाले द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए। भाई कौन जीतेगा ये तो हमें पता पड़ गया, आनंद जीत रहा है। लेकिन हारने वाले जितने सेकंड में दौड़ने वाला मतलब जीतने वाला जो विजेता है वह जितनी सेकंड में पार कर रहा है उस 1000 मीटर की दौड़ को, तो हारने वाला उसे कितनी देर में पार करेगा, बस इसमें ये और पूछा है। तो अब आप मुझे बताएंगे भाई आनंद तो 50 सेकंड में आनंद आ गए यहाँ, ठीक है। अंकुर आ गया 50 सेकंड में यहाँ, यही तो चीज़ है भाई। अंकुर जो है अंकुर तो 50 सेकंड में यहाँ पर आया होगा। आनंद प्रॉपर तरीके से पूरी दौड़ को ख़त्म कर चुका होगा, यही तो चीज़ है। आगे पूछा विजेता दौड़ पूरी करेगा तब हारने वाले द्वारा। भाई अंकुर की अब मुझे दूरी बता दीजिए। दूरी क्या होगी? चाल है उसकी, चाल बराबर दूरी बटे समय, डी बराबर HT होता है 18/5। कितना दे रखा था उसमें? 18 दे रखी थी, 18। और कितनी देर में? 50 सेकंड में आनंद ने पूरी की थी 50 सेकंड। अगर मैं 18 को मीटर प्रति सेकंड में करूं तो 5/18 हो जाएगा, ठीक है। 18 से 18 काट देंगे, ठीक है। तो 5 पंजे 25, 250 मीटर। मीन्स डैट इसका कहने का मतलब ये है कि आनंद तो भाई हमारी दौड़ में जीता, 50 सेकंड में उसने दौड़ पूरी करी। आनंद तो हमारी दौड़ में जीता, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ दी थी कि जितनी देर में आनंद उस दौड़ को पूरी करता है तब तक अंकुर ने कितनी दूरी तय की गई थी, अंकुर के द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। तो 50 सेकंड में अंकुर ने दौड़ पूरी की और अंकुर ने 50 सेकंड में वह कितनी दूरी चली? तो 18 के हिसाब से 250 मीटर ही चल पाया। मीन्स डैट मैं यह कह सकता हूँ कि आनंद तो उस दौड़ में जीता और अंकुर के द्वारा चली गई दूरी 250 मीटर थी। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपके सामने समझ में आया होगा। ये मेरे को वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था। इसमें थोड़ा सा कुछ सोचने के लिए और कुछ करने के लिए भी था, है ना। और तो सारे के सारे नॉर्मल क्वेश्चन हैं। अभी आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है और आप मुझे ये ज़रूर बताएंगे कि मैंने यह कंसेप्ट आपको कराया था या नहीं कराया था। राम ने कुल अंकों के 46% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। श्याम ने कुल अंकों के 54% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णतः अंकों से 40 अधिक प्राप्त किए, तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, झूठ नहीं बोलोगे, मैंने ये कंसेप्ट कराया था या नहीं कराया था? ठीक है, तो देखिए राम ने करेंगे। अच्छा पहले आप करिए, मैं नॉर्मल रुक जाता हूँ, ठीक है। करेंगे क्वेश्चन को। आया किसी का आंसर? अरे आया या नहीं आया? अच्छा बताएंगे। राम ने कुल 46% अंक प्राप्त किए। भाई राम ने, मैं यह लिख सकता हूँ कि राम ने जैसे ही 40% अंक प्राप्त किए वह 40 अंक से फेल हो गया। यही तो हम करते थे, -40 लिख लेते थे जितने अंकों से फेल हो गया। लेकिन श्याम बड़ा होशियार निकला पढ़ने में। श्याम ने 54% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से पास हो गया। यही तो चीज़ थी, 40 अंकों से पास हो गया। अब आप मुझे बताइए हम क्वेश्चन को कैसे करते थे। भाई श्याम ने कितने % फालतू अंक प्राप्त किए थे? आप बताएंगे 8%। 54 - 40, 8% अंक फालतू प्राप्त किए हैं। किसने? श्याम ने। अगर बात करें अंकों की तो 40 तो ये और 40 वो, मीन्स डेट 80 अंक श्याम ने कितने फालतू प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। भाई यहाँ से 1% की वैल्यू आप निकालेंगे, 1% की वैल्यू है 10। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में अब टोटल अंक पूछता होता कि अधिकतम अंक कितने हैं, तो आप नॉर्मल इस क्वेश्चन को बता दें कि सर 1% बराबर 10 अंक हैं, तो 100% बराबर 100 गुणा 10 बराबर के 1000 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? उत्तीर्ण पासिंग परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, दोनों तरफ से निकल सकता है। भाई अगर मैं श्याम की बात करूं, श्याम 54% अंक प्राप्त कर रहा था, तो मीन्स डेट मैं यह कह सकता हूं कि 54%, 1% की वैल्यू 10 है, तो 54% की अंक कितने हो गए? 540। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि श्याम ने 40 अंक फालतू प्राप्त किए थे। इसका मतलब जब पासिंग की बात करें, पासिंग मार्क्स की बात करें, तो उसने कितने नंबर फालतू प्राप्त किए थे? तो आप कहेंगे सर 40 अंक फालतू प्राप्त किए थे। इसका मतलब 40 अंक फालतू प्राप्त किए थे, इसका मतलब पासिंग मार्क्स जो हो जाएंगे 500 हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया। लेकिन हम श्याम की तरफ से नहीं जा रहे, हम तो राम की तरफ से जाएंगे। राम की तरफ से चल देते। भाई राम ने 40% अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब 1% की वैल्यू 10 है, तो राम ने 460 अंक प्राप्त किए होंगे। 40 मतलब 460। 1% की वैल्यू कितनी है? 10 अंक हैं। 40% उसने अंक प्राप्त किए थे, तो इसका मतलब 460 अंक प्राप्त किए होंगे। किसने? राम ने। अब मुझे एक बात बताइए, राम पास होने के लिए कितने कम अंक लेकर आया था? तो आप कहेंगे सर 40 अंक रह गए थे उसके, अगर उसे 40 अंक और मिल जाते तो वह बेचारा पास हो जाता। मीन्स डैट अगर मैं राम के पासिंग मार्क्स की बात करूं, तो 460 वह लेकर आया, उसे 40 और मिल जाते तो वह पास हो जाता। मीन्स डैट पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स जो है वह है कितनी? पासिंग मार्क्स 500 अंक। अगर पासिंग परसेंटेज की बात करता तो पासिंग परसेंटेज 500 अंक हैं, 50% हो जाते सीधा सीधा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? भाई क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं आया? अब जिसने नहीं पढ़ा है उसको तो नहीं आया होगा, लेकिन जिसने पढ़ा है और अच्छे तरीके से बाद में रिवीजन किया है, तो मैं यह वादा जरूर कर सकता हूँ उसने तो यह क्वेश्चन छोड़ा नहीं होगा। CGL में क्वेश्चन आया हुआ है, CGL प्री में, जो 2021 का पेपर 2022 में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित राशि को 3 दोस्तों राजीव, केवल और अमित के बीच 2, 3 और 7 के अनुपात में विभाजित किया गया था। यदि अमित का हिस्सा केवल से 15 रुपये अधिक है
तो विभाजित की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है, करेंगे 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। 10 9 टाइमर चल रहा है आपका, 10 9 8 7 6, जल्दी करिए, मजाक नहीं, जल्दी करिए। देखिए राजीव, केवल और अमित, एक राजीव है, एक केवल है और एक अमित है, ठीक है। एक राजीव है, एक केवल है, एक अमित है। तीनों की वैल्यू जो है वो 2:3:7 है। कराया था क्वेश्चन, नहीं कराया था, मुझे पहले ये बताइए आप, अनुपात का क्वेश्चन है। यदि अमित का हिस्सा केवल से 15 रुपये अधिक है, केवल 3 है, अमित 7 है, 4 रुपये तो अधिक है, 4 यूनिटी तो अधिक है, 15 रुपये अधिक है, यही तो दे रखा है भाई। अमित का हिस्सा केवल से 15 रुपये अधिक है। अगर मैं रेशो की बात करूं तो केवल का रेशो 3, अमित का रेशो 7, तो रेशो में बात करूं तो अमित 4 यूनिट अधिक है और उसने पैसे में दिया है कितना, 15 रुपये अधिक है। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की बात करूं तो 15/4 हो जाएगा। 1 यूनिट की बात करूं 15/4 हो जाएगा। उसने पूछा है तो विभाजित की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। भाई 7 3 10 और 2 12, 12 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। 15/4 गुणे के 12, 4 तिये हो जाएंगे 12, 15 × 45 हो जाएगा आपका आंसर। और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 45 आ गया। आ रहा है मज़ा आपको? इसका मतलब आप आज आपको यह लग रहा होगा कि वाकई में भाई हमने वाकई में बहुत अच्छी पढ़ाई की है। कलर्स कोचिंग क्लासेस के साथ में जुड़ के हमने बहुत अच्छा किया है। पहले से तो डर सा लग रहा था कि क्या होगा ऐसा नहीं है दोस्तों, अच्छा ही पढ़ाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन देखेंगे और आपको मैं इस क्वेश्चन में करने के लिए टाइम दूंगा। क्वेश्चन है एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में 29,282 हो जाती है। 29,282 हो जाती है। मिश्रधन दिया है 29,282 हो जाती है जब चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तब। समान राशि और समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज रुपए में कितना होगा? ऑप्शन दिए हैं 10,000, 11,500, 7,000 और 9,000। करेंगे क्वेश्चन को, करेंगे क्वेश्चन को सर, करेंगे क्वेश्चन को, जल्दी से करिए आज नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, क्वेश्चन को करिए आप। करेंगे क्वेश्चन को। किया आपने क्वेश्चन? आया किसी का आंसर? नहीं आया? चलो करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। 10% प्रति वर्ष। अब मैंने इस सवाल को करने के 2 तरीके आपको बताए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास खोल कर देखना, ठीक है। 10% का मतलब था हमने जैसे ही रेट की बात करते थे 10% को हम लिखते थे कितने, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। याद आ रहा है कुछ कुछ? अगर रिवीजन भी नहीं किया होगा तो भी याद आ जाएगा। इतने अच्छे से, इतने आसानी से पढ़ाया था। 1/10 हो गया। अब 4 साल की बात कर रहा है इसमें, तो 4 साल को हम क्या करते थे, 10 का 4th कर देते थे। मीन्स डैट 10 की पावर 4, 10 दुष्याम 100 दुष्याम 1000 दुष्याम 10,000। और 10,000 यह जो वैल्यू थी यह हमारी क्या थी? तो आप कहेंगे सर यह हमारी होती थी प्रिंसिपल। यही तो चीज़ थी, यही तो हमने सीखा था। प्रिंसिपल मीन्स डैट मूलधन होता था। लेकिन अब उसके बाद में क्वेश्चन जो चलता था इस टाइप से चलता था, हम ट्री मेथड लगाते थे इसमें, ठीक है। लेकिन एक मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था इसमें, क्या? क्रमागत बढ़त का। अगर 10%, 10%, 10% और 10% 4 साल लग रहा है तो आप क्रमागत बढ़त ज्ञात करते थे। और क्रमागत बढ़त मैंने आपको निकालना बताया था। क्या फॉर्मूला होता था क्रमागत बढ़त का? तो आप कहेंगे सर 10%, 10%, 10%, 10%। पहले इन 2 को लेकर देखते थे, मैं आपको लेकर बताता हूँ एक का, ठीक है। 10%, 10%, 2 को जोड़ते हैं तो हम करते थे 10% प्लस 10% प्लस 10 गुणे 10/100।
10 दूसयाम 100 1 हो गया, मीन्स डैट 21, ठीक है 21%, फिर 10% 10%, मीन्स डैट पहली दूसरी साल का 21% आ गया क्रमागत बढ़त, तीसरी साल का भी 10% है 10%, यही तो मैंने निकालना सिखाया था। अगर डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता था इसमें, x% प्लस y% प्लस XY बटे के 100, यही होता था। अब इसका निकाल के देखेंगे तो इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 21 10 31, 2.1 33.1 हो जाएगा, 33.1%, और अब आगे आने वाले 10%, इन दोनों का जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 33.1 10 43.1 और 3.31 मीन्स डेट 43 और 3 46, 46.31% हमारे पास में 4 साल की क्रमागत बढ़ोतरी हो जाएगी। मैं इसको मिटा देता हूँ, 46.31 ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो क्रमागत बढ़त हमने निकाली, क्रमागत बढ़त की बात करें तो यह 4 साल का कितना आया हमारा, 46.31% आया, ठीक है 46.31%। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहे थे, अगर मैं 10 कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकाल के देखूँ तो भाई 10,000 का कितना परसेंट, 46.31%, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 100 तो पहले आता, बाद में 1 पॉइंट हटा दिया, 2 संख्या है, 10,000 से 10,000 मीन्स डेट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4631, कितना हो जाएगा 4631 कंपाउंड इंटरेस्ट मिला हमें, कितना 4631, और प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000। तो हम अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप अमाउंट जानते हैं, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हम जोड़ देते हैं, 10,000 और 4631 कितना हो जाएगा, 14,631 हो जाएगा, 14,631 हो जाएगा, यह हमारा मिश्रधन है, ठीक है 14,631 हो जाएगा। लेकिन उसमें 4 साल के बाद में वैल्यू हमें कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे सर वैल्यू आपको दी गई है 29,282, ये होता है दूनी बार, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आपसे मैं कहूँ यहाँ से मुझे एक प्रिंसिपल की वैल्यू बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 10,000 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है, तो 10 दूनी 20 के 1000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, प्रिंसिपल हो गया 20,000। क्या सर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, नहीं भैया नहीं, क्योंकि भाई प्रिंसिपल हमारा 20,000 है। आगे क्वेश्चन में पूछा है कि, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेम राशि, समान राशि और समान दर पर 5 वर्षों के लिए, भाई राशि तो हमने निकाल ली मूलधन, समान दर कितनी है 10%, 5 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट याद करना है। सिंपल इंटरेस्ट का आप मुझे फॉर्मूला बताएंगे, भाई एक प्रिंसिपल की वैल्यू 20,000 है, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे को निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल कितना है 20,000 दिख रहा होगा, रेट कितनी है 10%, साल कितने हैं, समय है 5 बटे के होता है 100, ठीक है 100 से 100 को काट देंगे, 2 जीरो को 2 जीरो काट देंगे, भाई 50 हो गया, भाई 200 गुणे के 50 हो गया, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 5 दूनी 10,000, ठीक है। यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट इसमें पूछा था। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन अच्छा सवाल था, CGL टीयर फर्स्ट 2021 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो आपको आंसर मिला इसमें कितना 10,000, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10,000 आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। देखें अगले क्वेश्चन को, ठीक अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्वेश्चन की बात करें, अब मैंने जो ये अगले क्वेश्चन निकाले थे, भाई डायरेक्ट तो पेपर आपको मिलता है नहीं, इसलिए थोड़ा सा लेट भी हम लेकर आए CGL का, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने वेबसाइट से निकाले हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन के जो आंसर है वो टिक करे हुए मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है जब आंसर की आती है
तो आंसर की सीजीएल या एसएससी कैसे देती है, पूरा पेपर दे देती है और पेपर में हमको प्रॉपर तरीके से कोड देखकर और उसको क्लियर करना होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, उसमें जौन सा ऑप्शन क्लिक होगा वो हरे रंग का होगा, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, और 3 रेड कलर के होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कहता है, ये वेबसाइट से निकाले हुए क्वेश्चन हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से और अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। 62, 60, 59, 58.5। पहले आप ऑप्शन नहीं देखेंगे, पहले करके देखेंगे, आपको मेरी कसम है, ठीक है, आपको अपने चैनल की कसम है, कलर्स कोचिंग क्लासेस की कसम है। क्वेश्चन को पहले करेंगे, बाद में आंसर मैच करेंगे। ये नहीं है कि आंसर देख लिया आंसर मिला दिया, ऐसे नहीं, पहले क्वेश्चन को करिए, ठीक है। उधर ध्यान मत दीजिए, मुझे नहीं पता कितना 62 है इसका आंसर, मैं बता देता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन ने कहा कि एक कार पहले 275 किलोमीटर, और मैं इस क्वेश्चन को करा कर आया था या नहीं करा कर आया था, पहले तो आप ये बताइए। औसत चाल औसत में ही अभी क्वेश्चन करें 2 दिन पहले ही, ठीक है। तो देखिए 275 किलोमीटर चलती है, मैं टोटल डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। डिस्टेंस है हमारी 275 किलोमीटर प्लस दूसरी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 315 किलोमीटर। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब औसत चाल एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैंने आपको कहा था ES लिख ले, एवरेज स्पीड AS लिख ले, ठीक है। एवरेज स्पीड जो होता है भाई, स्पीड तो होता है चाल बराबर दूरी बट्टे के समय। अब समय कैसे निकाला जाएगा, तो भाई 275 किलोमीटर वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो मैं यह कह सकता हूँ समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। भाई 275 बटे के हो जाएगा 50 प्लस अगले की बात करते हैं 315 कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। नीचे वाला फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि आपको भी पता है अच्छे तरीके से कैसे कि समय बराबर होता है भैया दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 275, चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम समय निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकालते कैसे नहीं हो फिर आप, तो देखिए क्वेश्चन को 275, 315, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5, 75 और 15 हो जाएंगे 90, 590 ऊपर वाला हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा, अब मुझे इनको काट कर बताइए भाई। 5 से इसको काटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 0 है तो पॉइंट लगा दो, 5.5 आ गया। इसको काटेंगे 7 से, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 0 है नीचे तो पॉइंट लगा दो, 4.5 इसका आ गया। 5.5 और 4.5 हो जाएंगे दोस्तों कितना, 10, 0 से 0 काट दो। एवरेज स्पीड आ गई, बड़े प्यार से लिखेंगे कितना, 59 एवरेज स्पीड किलोमीटर पर है, ठीक है 59। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 59 हमारी एवरेज स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति घंटे, 59 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन समझ में आया, क्या एवरेज में ऐसा क्वेश्चन देखा था भैया, सीजीएल में आया हुआ है जी, मज़ा आया, तो देख लो कैसे पढ़ रहे थे हम अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना कीजिए। दूसरा चैप्टर पढ़ा था हमने किसका, परसेंटेज का, और परसेंटेज में लास्ट की 9 या 10वीं क्लास आप निकाल कर देखिए, सेम सवाल मिलेगा सर, सेम सवाल मिलेगा आपको, ठीक है। देखेंगे एक आयत की लंबाई, भाई लेंथ की बात करते हैं, लंबाई पहले 8% की बढ़ोतरी होती है, लंबाई में 8% की बढ़ोतरी होती है। 8% की बात करते हैं, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे, आप कहेंगे सर 8/100। अगर मैं 4 से काटूँ, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। मीन डेट मैं यह कह सकता हूँ पहले तो उसकी लंबाई 25 थी और बाद में हो गई कितनी, 27, क्योंकि उसमें हुई है बढ़ोतरी, ठीक है। ये चीज़ें कैसे आई हैं,
भाई पहली बार अगर कोई बच्चा क्वेश्चन देख रहा है तो उसके लिए रियल में सजेशन है कि आप परसेंटेज की पहले क्लासेस पढ़कर आइए, बाद में इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है। बाद में कह रहा है कि चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, विड्थ में 10% की कमी, 10/100 करते थे, 1/10, पहले 10 थी, कमी की गई, मतलब कि कितना हो जाएगा, 10 - 1 9 हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि आयत की क्षेत्रफल कितना होता है, तो सर आप कहेंगे आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू बी। L इंटू की बी की बात करते हैं, 25 × 10 मीन्स डेट 250, और यह हो जाएगा 9 × 7 = 63, 3 और 9 दूनी 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24, मीन्स डेट पहले उसका क्षेत्रफल 250 था, लेकिन जैसे ही हमने लंबाई में 8% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की, उसका क्षेत्रफल 250 से घटकर 243 हो गया। तो आप कहेंगे सर 7 की हमें कमी मिली, 250 पर मिली, 100 पर कितने की कमी मिली, 0 से 0, 5 दूनी 100, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14/2 मीन्स डेट 7% की कमी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया और क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आया। क्या हुआ क्वेश्चन में, कहाँ पे गलती की, 8% की बढ़ोतरी की, 8% मीन्स डेट 8/100, 4 दूनी 8, 25, 25 27 हो गया, ठीक है। 10% की कमी की, 10 दूसरे 100, 10 से कितना हो गया 9 हो गया, 250 हो गया, 9 × 7 = 63, 3 6, 9 दूनी 18, 6 24, 250 से 243 हो गया, तो कितना बना, 7 की कमी हुई, 7 की कमी कितनी हुई 250 पे, तो 2 ये काटने पे गलती हुई है क्या, 0 0, 5 पंजे 25, देखो यहाँ पर गलती हो गई, ठीक है, सॉरी। देखिए 250 पर कमी हुई, कितने पर, 100 पर, 0 से 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ठीक है, 7 दूनी 14/5, ठीक है, 14/5, 5 दूनी 10 और 5 × 40, 2.8 की कमी इसमें हो गई, 2.8 की कमी हुई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, 2.8 की कमी हुई, CGL टियर फर्स्ट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपके समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए थे क्वेश्चन को, ठीक है। परसेंटेज में हमने बहुत चिल्ला कर पढ़े थे ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उस टाइम पे क्वेश्चन करने में, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन एक काम करिए आप खुद करिए, ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, करिए क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट सर नहीं करेंगे, मैं आ चुका हूँ, ठीक है। क्लास में कौन शोर मचा रहा है, हे चिंटू शांत बैठ, चिंटू। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 7.2 था, 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में औसत रन रेट क्या होना चाहिए। भैया मैं इस क्वेश्चन को नहीं बता पाऊंगा, को बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, हमने ऐसे क्वेश्चन करे ही नहीं है औसत में। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 7.2 था। अब आप मुझे एक बात बताइए भाई, 10 ओवरों में रन रेट 7.2 था, तो आप कहेंगे सर 10 ओवरों में 7.2 रन रेट था, तो एक ओवर में 7.2 रन बन रहे थे, इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं कि 10 ओवरों में 7.2 रन रेट के हिसाब से 10 ओवरों में टोटल जो रन बन रहे थे वो बन रहे थे कितने, 72। एक टीम थी 10 ओवरों में 7.2 रन बना चुकी थी, 7.2 रन बना चुकी थी, 7.2 रन एवरेज के हिसाब से रन बना चुकी थी। उसके बाद में 272 रन को कंप्लीट पूरा करने के लिए उसे 40 ओवरों में कितने औसत रन रेट से उसे
क्या रन बनाने होंगे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। भाई 10 ओवरों में 7.2 रन रेट के हिसाब से वह कुछ बना रही थी, तो मैं यह कह सकता हूँ 10 ओवरों में उसने 72 रन बनाए होंगे, एक ओवर में 7.2। ऐसे मत करिए, एक काम करिए आप नॉर्मली लगाइए 7.2 योग औसत बटे 10, ठीक है, इधर को मल्टीप्लाई करिए, योग बराबर हो जाएगा 72, ठीक है। यही तो मैं बता रहा हूँ इतनी देर से। 10 ओवरों में 7.2 औसत के हिसाब से 10 ओवरों में 72 रन वह बना चुकी थी। अब मैंने बताया कि 272 रन थे माइनस 72 बटे के 200। 200 रन अभी हमें बनाने हैं क्योंकि टोटल रन 272 थे। 10 ओवरों में हम 72 रन बना चुके हैं, हमें 200 रन और बनाने हैं और हमारे पास में ओवर कितने बचे हैं सर? आप कहेंगे 40, तो औसत कितना हुआ? 200 बटे 40 मीन डेट 5 रन। 5 रन प्रति ओवर के औसत से यदि हम रन बनाएं अगले 40 ओवरों में हम उस टोटल को बना सकेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, दोबारा से दोहरा देता हूं, दोबारा से दोहरा देते हैं। 10 ओवरों में 7.2 के औसत से वह रन बना रहा था, तो हमने कहा सर 10 ओवरों में वह 72 रन बना चुकी थी, ठीक है। एक टीम थी 72 रन बना चुकी थी 10 ओवरों में, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा कि हमें टोटल 272 रन बनाने हैं, 272 रन बनाने हैं, हम 72 रन बना चुके हैं। 10 ओवरों में हम 72 रन बना चुके हैं, तो 272 माइनस 72 200 रन अभी हमें और बनाने हैं। हमारे पास में टोटल ओवर कितने थे सर? 50। 50 में से हम 10 खर्च कर चुके हैं, 40 ओवरों में हमें 200 रन और बनाने हैं। मीन्स डेट मैं यह कह सकता हूँ कि 200 बटे 40 मीन्स डेट 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से यदि हम रन बनाएं तो 40 ओवरों में आगे आने वाले टाइम में 200 रनों को बना देंगे। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, औसत पूछा था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। अब बताओ, मुझे ये बताओ कि हमने ये क्वेश्चन पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल पढ़े थे, हमने तो ये क्वेश्चन बहुत ही मज़े से पढ़े थे, ठीक है, पक्की बात। ओके सर, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, टाइम एंड वर्क का सवाल है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। एक्स, वाई और जेड के एक काम को क्रम से 46 दिन, 92 दिन और 23 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया था? टाइम एंड वर्क का सवाल है। बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व आप करेंगे। मैं भी इधर जमा लेता हूँ क्वेश्चन को। भाई एक्स, वाई और जेड थे, देखेंगे इधर 3 हमारे पास में आदमी थे, एक्स था, वाई था और जेड था। एक्स अकेला 46 दिनों में कार्य को कर लेगा, यह 92 दिनों में और यह 23 दिनों में, ठीक है, यह 23 दिनों में। अगर मैं एलसीएम की बात करूँगा, मैं एलसीएम लेते तो 92 ले सकते हैं। 46 दूनी 92 हो सकता है, कार्य क्षमता 2, 92 एकम 92, कार्य क्षमता 1, 23 चौके 92, कार्य क्षमता 4, ठीक है, यही कह रहा है। एक्स ने स्टार्टिंग से काम करना स्टार्ट कर दिया, एक्स ने स्टार्टिंग से काम करना स्टार्ट कर दिया तथा उसने कहा कि एक्स 2 दिन तक लगातार कार्य करता गया। 2 दिन के बाद में उसके साथ में वाई आया, 2 दिन के साथ में उसके साथ में वाई मिल गया। भाई 2x, 2 दिन तक वह काम करता रहा, बस ऐसे समझिए 2 दिन तक x ने काम किया। उसके बाद में 2 दिन के बाद में x के साथ में y आ गया, 2 दिन के बाद x के साथ में y आ गया और उसने लगातार 6 दिन काम कराया, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा है कि दोनों के 8 दिन के बाद में z उनके साथ में आया, x प्लस वाई प्लस जेड। कितने दिनों के बाद में? 8 दिनों के बाद में। तो आप कहेंगे सर 2 दिन तक अकेले x ने काम किया, 2 दिन के बाद में x के साथ में y काम करने के लिए आ गया, तो
उसके बाद में क्वेश्चन में कहा कि x और y के साथ में z 8 दिन के बाद में आया, तो मैं यह कह सकता हूं कि सर x और y ने दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया होगा, क्योंकि z जो आया है वह 8 दिन के बाद में आया है। x 2 दिन पहले काम कर गया होगा और x और y ने दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया होगा, और 8 दिन के बाद में x, y और z 8 दिन के बाद में तीनों ने एक साथ काम किया होगा। मैं यह कह सकता हूँ, पक्की बात, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए सर, x ने 2 दिन तक काम किया कितनी कार्य क्षमता से? सर आप कहेंगे 2 की कार्य क्षमता से, 2 गुणे 2 मतलब कि 4 टोटल अभी तक काम कर चुका होगा x। 6 दिन तक x और y ने काम किया कितनी कार्य क्षमता से? 2 और 3 कार्य क्षमता से, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएगा, मीन्स डेट 18। अब जैसे ही z उनके साथ में काम करने के लिए आया था, तो भैया जब तक x और y दोनों मिलकर 18 और 4 22 काम कर चुके थे। 22 काम कर चुके थे या नहीं, आप मुझे बताएंगे 22 काम कर चुके थे या नहीं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, दोनों ने मिलकर 22 काम कर चुका था, ये निठल्ला बाद में आया z, ठीक है। अब 92 में से 22 काम तो हो गया है भाई, 92 में से मैं यह लिख सकता हूँ, 92 में से 22 काम तो हो गया, इसका मतलब हमारे पास में 70 काम बचा, और 70 काम को अब यह तीनों मिलकर करेंगे तो सर कितने दिन में कर देंगे? तो आप कहेंगे सर कार्य क्षमता जोड़ लीजिए x + y + z की, 4 2 6 और 1 7, 2 + 1 + 4, 4 2 6 और 1 7, 70/10 कार्य को कितना, 4 2 6 और 1 7, नीचे आएगा 7, तो 70/7, इसका मतलब 10 दिन में वह टोटल कार्य को कर देंगे। भाई x, y और z जब तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो 10 दिनों में वह कार्य को प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो इतना टाइम नहीं लगेगा, आप खुद जानते हैं कि क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन आपको समझाने के हिसाब से मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ। x, y और z ने तीनों ने मिलकर 70 काम को 10 दिनों में किया। 70 काम कहाँ से आया? क्योंकि हमारा 22 काम पहले हो चुका था। 22 काम कैसे हुआ था? x ने 2 दिन तक कार्य किया था, 2 दिन के बाद में 6 दिन x और y ने काम किया था, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि x ने टोटल कितने दिन काम किया था, तो x ने सर टोटल कितने दिन काम किया? तो आप कहेंगे सर 2 दिन यहाँ, 6 दिन यहाँ, और यहाँ पर कितने दिन? 7 दिन यहाँ, नहीं 7 दिन नहीं, यहाँ पे 10 दिन, 10 दिन टोटल काम किया है ना, तो 10 दिन, ठीक है, 10 दिन। तो x 6 10 6 16 और 18, x ने टोटल 18 दिन काम किया, x ने टोटल 18 दिन काम किया। कैसे आया भाई? x ने 2 दिन तक यहाँ पर काम किया होगा, x ने 6 दिन तक यहाँ पर काम किया है, और x ने यहाँ पर हमने जैसे ही निकाल कर देखा 70 बचे हुए वर्ग को तीनों ने मिलकर 10 दिन में काम करा है, तो x ने यहाँ पर भी 10 दिन काम किया होगा, तो 10 6 16 और 17 18 दिन तक टोटल काम किया है x ने। अब आपसे मैं यह पूछूं कि सर y ने कितने दिन तक काम किया है, तो आप कहेंगे सर 6 दिन और 10 दिन, y ने 16 दिन काम किया है, निकाल सकते हैं, y ने 16 दिन लगातार काम किया है। कैसे भाई? y ने 10 दिन यहाँ और 6 दिन यहाँ। अगर मैं z की बात करूं तो z तो निठल्ला था, z ने सबसे कम दिन काम किया है, 10 दिन काम किया है। कैसे? क्योंकि z ने तो लास्ट में तो काम किया है, बस 10 दिन काम किया, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ पाए, पक्की बात। अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये लगा लीजिए कि सबसे पहले हमने जब पिछले 10,000 साल पहले हमने क्लास स्टार्ट की थी, अपनी कलश कोचिंग क्लासेस चैनल बनाया, तो सबसे पहले जो हमने चैप्टर अपना कंप्लीट किया था वो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट किया था। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आया हुआ है सर, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबा, एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित हैं कि खंबे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है तो खंबे की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 19√3, 57, 19 और 38।
ऑप्शन का आंसर नहीं देखेंगे, ठीक है, कसम दी हुई है। ओके, क्वेश्चन करते हैं। अब आप स्टार्टिंग से आप मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन जुड़ा हुआ है कलश कोचिंग क्लास। अगर कलश कोचिंग क्लासेस को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, हमने ये चैप्टर किया था, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रॉपर तरीके से किए थे। क्वेश्चन क्या कहता है सर, एक ऊर्ध्वाधर खंबा, एक तो खंबा है हमारे पास में, एक हमारे पास में है मीनार, ठीक है, इस टाइप का है, दोनों का आधार सेम है, ठीक है, इस टाइप का। यह खंबा है, यह मीनार। भाई मीनार तो बड़ी होगी खंबे से, पक्की बात। अब उसमें कहा है कि खंबे के सिर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यह हमें 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, 60 डिग्री दे रखा है। उसके बाद में उसने कहा है 60 डिग्री है तथा मीनार के तल का अवनमन कोण, खंबे के सिर से मीनार के तल का अवनमन कोण, यह कोण 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। अगर मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है, यह टोटल 76 है, तो खंबे की ऊंचाई, यह वाली ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इस चैप्टर को ना हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल बेस से किया था, हम बिल्कुल बेस मानकर उस क्वेश्चन को करते थे, बेस से ही हम आज इस क्वेश्चन को करेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन मैंने एक प्लान कर लिया है कि जैसे ही हमारा अर्थमेटिक यह 2 से 3 चैप्टर और बचे, एवरेज बचा है और तुम्हारा अनुपात बचा है और मिक्सचर एंड एलिगेशन, एचसीएफ, एलसीएम, 4 से 5 चैप्टर बचे हैं। उसके बाद में हम हाइट एंड डिस्टेंस को दोबारा से कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे चैनल का क्या था, क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन थी, नॉर्मल सा एक छोटी सी, बहुत ज़्यादा मतलब वो था, इतने अच्छे तरीके से चीज़ें नहीं थी। लेकिन आप भी जानते हैं स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीज़ें ऐसे ही स्टार्ट की जाती हैं, बाद में धीरे धीरे बढ़ते हैं। देखो आज की डेट में भी हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि आपको यूट्यूब पर क्लासेस मिलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे बोर्ड, 1.5 2 लाख के बोर्डों पे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं चीज़ों को। धीरे धीरे अगर आप बढ़ोतरी देंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने बेस से क्वेश्चन को किया था और बेस से क्वेश्चन को ही हम आज करते हैं। खंबे की ऊंचाई पूछी है तो खंबे की ऊंचाई मैं x मान लेता हूँ, बेस में a और b मान लेता हूँ, ठीक है, a और b मान लेता हूँ, ठीक है सर। अब आप मुझे एक बात बताइए सर, यहाँ पर हमें लंब बटे आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है, लंब बटे आधार की वैल्यू ज्ञात करनी। अब आप मुझे बताएंगे अगर मैं यह x है तो ये वाली भी वैल्यू सेम है, ये भी तो खंबे के बराबर है, ये भी x है, ये भी x है, पक्की बात है। अगर ये x है, ये टोटल 76 है, तो ये 76 माइनस x हो जाएगी, पक्की बात। भाई ये x है, ये टोटल 76 है, तो ये 76 माइनस x हो जाएगी, यही वाली तो वैल्यू। ये x है, ये 76 है, तो ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ये 76 माइनस x हो जाएगी, पक्की बात। tan 60 की वैल्यू आप मुझे बताएंगे, लंब बटे आधार होता है सर, tan 60 इस टाइप से करेंगे। इन क्वेश्चनों में बहुत छोटा तरीका लगता है, वह मैं ढूंढ चुका हूँ। तो अब अर्थमेटिक जैसे ही कंप्लीट होगा, हाइट एंड डिस्टेंस को दोबारा से पढ़ेंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकेंगे, ऐसे नहीं क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल बेस से। tan 60 की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, लंब क्या है 76 माइनस x, 76 माइनस x, आधार है ए बी, यहाँ पर भी ए बी है और ये वाला भी आधार सेम होगा, ठीक है, पक्की बात, ये वाला भी आधार सेम होगा, तो ए भी मान सकते हैं, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, √3 बराबर 76 माइनस x बटे ए बी। ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 76 माइनस x बटे के √3 यहाँ पर आ जाएगा ए बी। एक तो समीकरण ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी तरफ बात करते हैं, ए बी की वैल्यू एक तो ये आ गई 76 माइनस x, लेकिन दूसरी तरफ भी चीज़ें दी हुई हैं हमें, दूसरी तरफ भी चीज़ें दी हुई है। अगर ये 60 वैल्यू है, ये टोटल 90 है, तो ये वाली 30 डिग्री होगी, पक्की बात है। भाई ये वाला एंगल 60 है, ये टोटल इधर से इधर 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये 30 बचा होगा, पक्की बात। tan 30 की वैल्यू बता दीजिए सर, tan 30, आप कहेंगे सर tan 30 लंब बटे आधार होता है, लंब कर्ण आधार क्या होता है, यह भी हम चीज़ों को पढ़ चुके थे, दोबारा से पढ़ लेंगे जैसे ही एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ें दोबारा से पढ़ेंगे। tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है tan 30, सामने वाला लंब होता है ए बी हो जाएगा, चीज़ों को बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही, ए बी हो जाएगा, लंब बटे आधार ये x हो जाएगा, ठीक है, ये लंब हो गया और ये
आधार हो गया, ये वाला कर्ण हो गया, इधर ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये वाला इसका कर्ण हो गया। पक्की बात, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। tan 30 की वैल्यू हो जाती है कितनी, 1/√3 ए बी बटे के x। ए बी की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा x/√3। अब आप कहेंगे सर दोनों इक्वेशन में हमारे पास में यहाँ पर भी ए बी की वैल्यू 76 - x/√3 और यहाँ पर भी ए बी की वैल्यू x/√3 आ गई। सर दोनों इक्वेशन को बराबर बराबर रख देते हैं, ए बी बराबर ए बी रख देते हैं, ठीक है, ए बी बराबर ए बी रख देते हैं। तो पहली इक्वेशन ए बी नंबर 1, ए बी नंबर 2 ये कर सकते हैं, ठीक है। ए बी नंबर 1, ए बी नंबर 2। ए बी नंबर 1 की बात करते हैं, 76 - x/√3, 76 - x/√3 बराबर ए बी सेकंड की बात करते हैं x/√3। अब ये कैसे हुआ सर, अब बस आप मुझे एक चीज बता दीजिए क्या हुआ, यहां से ए बी की वैल्यू निकाली, x/√3 आ गया, बिल्कुल सही है। और यहां से tan 60 की वैल्यू लंब हो गया 76 - x/AB, ए बी बराबर हो गया √3/2 1/2, बिल्कुल सही। 76 - x, ए बी बराबर 76 - x/√3, 76 - x/√3 x/√3, ठीक है। √3 से √3 काट सकते हैं, 76 - x बराबर हो जाएगा x, 76 - x बराबर x, तो x इधर चला जाएगा, 2x बराबर के 76 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, x बराबर 38 आ रहा है। x बराबर कितना आ रहा है, 38। और किसकी वैल्यू पूछी थी हमसे, हमसे पूछी थी खंबे की ऊंचाई, और खंबे की ऊंचाई हमने x ही मानी है। क्वेश्चन में गलती कहाँ हुई है ये देखिए, ये बेस में ना गलती हो ही जाती है, रियल बताऊं तो देखिए क्वेश्चन में x बराबर 38 आ रहा है और x की वैल्यू हमारी x बराबर 38 आ रही है, लेकिन CGL में आया हुआ क्वेश्चन है 19 आ रहा है। घबराइए मत, हम एक गलती करेंगे, कैसे भाई, यहाँ पर जो अवनमन कोण दे रखा है ना हमें, खंबे के शीर्ष से और मीनार के आधार तक का जो अवनमन कोण दे रखा है वो हमारा यह कोण 30 है, और यह कोण, अगर यह कोण 30 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। इस कोण को मैं बदल देता हूँ, एक काम करता हूँ बदल ही देते हैं, ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि इस क्वेश्चन को यहीं पर रुकवा देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, उसी के अनुसार हम आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। ये वाला कोण 30 है और ये वाला कोण फिर बाद में पलट जाएगा, ठीक है। ये वाला कोण कितना दे रखा है, अवनमन कोण 30 है, अगर ये वाला कोण 30 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। tan 60 की वैल्यू ये तो हम निकाल कर आए, tan 60 की वैल्यू आप मुझे बताएंगे, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 लंब बटे आधार ए बी बटे आधार x, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा, ठीक है। ए बी बराबर, अब ए बी दोनों को बराबर रखेंगे, कितना हो जाएगा, 76 - x बटे के √3 बराबर √3x, ठीक है। √3x हो गया, 76 - x बटे √3x। क्या गलती हुई थी भाई, यहाँ पर अवनमन कोण 60 डिग्री नहीं दे रखा था, 30 डिग्री दे रखा था, लेकिन हमने 60 लगा लिया। क्वेश्चन वहाँ पर भी सही है, प्रॉपर तरीके से हम सही जा रहे थे, एंगल चेंज हो गया था, ठीक है, हल्का सा पढ़ने में गलती हो गई थी, सॉरी मेरी गलती है, ठीक है, हो जाती है, ठीक है। √3 से √3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर √3 3x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 76 माइनस के x, 76 बराबर x इधर जाएगा तो आप कहेंगे सर यह हो जाएगा 4x, और x बराबर हो जाएगा 76 बटे के 4। 19 का पहाड़ा याद है, 19 चौक 76, x बराबर हो जाएगा कितना, 19 हो जाएगा, और यही हमारा खंबा हो जाएगा, खंबे की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, खंबे की ऊंचाई हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ये वाला तरीका मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने इसी तरीके से आपको इसलिए बताया क्योंकि हम स्टार्टिंग में, जब हमारा छोटा सा चैनल था बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो हम ऐसे ही बेस वैल्यू से हम क्वेश्चन को करते थे, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बता भी दिया, अर्थमेटिक में जैसे ही चीज़ों को बढ़ाएंगे, अर्थमेटिक कंप्लीट करके सबसे पहले इसी चैप्टर को पकड़ लेंगे, और फिर इसको ना मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत छोटे छोटे मेथड करके बताऊंगा, जिसमें टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी सेकंडों में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यही आज के 10 से 10 क्वेश्चन थे जो कि मैं निकाल कर लेकर आया। क्वेश्चन तो 25 आते हैं, आपको भी पता है, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताऊँ कि उसमें डी आई के 5 क्वेश्चन थे। CGL का जो टीयर फर्स्ट था,
DI के 5 क्वेश्चन थे, तो 10 ये, 10 और 5 15, और 10 क्वेश्चन थे एडवांस के। एडवांस के मैं इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने एडवांस अभी पढ़ा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे हमारे चैनल पे जिसने एडवांस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, वो तो कर लेंगे, और नॉर्मल क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि परेशान कर सकते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह चीज़ें आपको पसंद आई, और CGL में जो आए हुए क्वेश्चन हैं ये प्रॉपर तरीके से आपको पसंद आए। यदि क्लास अच्छी लगी हो, थंबनेल भी बहुत अच्छे तरीके से हम सेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास को ज़रूर देखिएगा, टेंशन फ्री होकर, और आगे बढ़ते जाइए। उम्मीद करता हूँ आप अपने माँ बापों का सपनों का साकार करें। तो इन्हीं चीज़ों के साथ में आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।